नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों को इंडियन ज्योग्राफी में वायु परिवहन के पहले के जितने क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करा चुका हूं। जो विद्यार्थी उन वीडियो को देखना चाहते हैं वे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों आज हम आप लोगों को वायु परिवहन के बारे में बताएंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है यह है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो यह है आपका दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे? दिल्ली में स्थित है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है। यह 5100 एकड़ में फैला है। यह दिल्ली के पालम इलाके में स्थित है। भारत में कुल 34 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। अगला, सी प्लेन सेवा का प्रचालन करने वाला पहला प्रायद्वीपी कौन सा है? तो कौन सा है? वो हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप प्रायद्वीपी। अगला है, इसमें सी प्लेन सेवा का प्रचालन करने वाला पहला प्रायद्वीप अंडमान निकोबार है। वर्ष 2010 में जल हंस नाम से अंडमान निकोबार ने सी प्लेन सेवा की शुरुआत की। उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जहाँ पे 4 हवाई अड्डे हैं, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। कौन सा है? तो केरल राज्य है। तो भारत के केरल राज्य में 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। इसका नाम कन्नूर जिनके नाम जो है कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोझिकोड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अगला है, सार्वजनिक क्षेत्र में इनमें से कौन सी कंपनी पर्यटकों को पहाड़ी क्षेत्रों में उपयोग के लिए हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान करती है? तो कौन सा हो जाएगा? पवन हंस लिमिटेड। पवन हंस लिमिटेड जो भारत की सार्वजनिक हेलीकॉप्टर सेवा है, यह कंपनी पर्यटकों को पहाड़ी क्षेत्रों में उपयोग के लिए हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान करती है। निम्न में से कौन सा भारतीय वायु क्षेत्र में सुरक्षित कुशल हवाई यातायात और वैमानिक संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है? वह है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण देश में जमीन एवं वायु क्षेत्र में नागर विमानन अवसंरचना के सृजन, उन्नयन और अनुरक्षण एवं प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है। 25 मार्च 2021 को केंद्र सरकार ने वरिष्ठ IAS अधिकारी संजीव कुमार को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का नया अध्यक्ष चुना गया। अगला है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है मॉन्ट्रियल में। कहाँ पे? मॉन्ट्रियल में। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन जो है संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी है जिसकी स्थापना सन 1944 में राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन अविस्मय के संचालन और प्रशासन के प्रबंधन हेतु की गई थी। इसका मुख्यालय जो है मॉन्ट्रियल कनाडा में है। किस भारतीय शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पे रखा गया है? तो वह है नागपुर। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर शहर में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। 2005 में इसका नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पे रखा गया था। यह भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में आता है। हवाई अड्डे को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1917 से 18 में RFC और RAF के लिए कमीशन किया गया था। अगला, किस शहर के हवाई अड्डे पे लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित है? तो वह है वाराणसी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एक नागरिक हवाई अड्डा है। यह सार्वजनिक क्षेत्र का हवाई अड्डा है। यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा लगी है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय हवाई अड्डा दुनिया का प्रथम हवाई अड्डा है जो पूर्ण तौर पर सौर ऊर्जा से संचालित है? वह है कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कौन सा हो जाएगा? कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने केरल के कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को दुनिया का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा संचालन हवाई अड्डा घोषित किया। यह केरल का सबसे व्यस्त और सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। हवाई अड्डों को एक कार्गो कॉम्प्लेक्स के नज़दीक 15 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र है जिसमें 46 एकड़ में 46,150 सौर पैनल स्थापित हैं। अगला क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो यह है कोलकाता में। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है कोलकाता में स्थित है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय विमानक संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है मॉन्ट्रियल में। कहाँ पे है? मॉन्ट्रियल में। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन ICAO संगठन राष्ट्र की एक एजेंसी है जो संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय वायु यातायात के विकास और योजना का पालन करती है। ICAO की स्थापना अप्रैल 1947 में हुई थी। इसका मुख्यालय कनाडा के मॉन्ट्रियल में क्वार्टियर इंटरनेशनल में स्थित है। अगला है,
भारतीय वायुसेना का कौन सा परिवहन विमान मिश्रित विमानक ईंधन पर उड़ान भरने के लिए प्रमाणित है? वह है AN-32। AN-32 एक डबल इंजन सामरिक रूप से हल्का परिवहन विमान है जिसे भारतीय वायुसेना के लिए यूक्रेन एटोनो डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है। यह विमान मिश्रित विमान ईंधन पर उड़ान भरने के लिए प्रमाणित है। एयर इंडिया के लोगों में इनमें से क्या शामिल है? एयर इंडिया के लोगों में इनमें से क्या शामिल है? तो लोगों में क्या शामिल है? वह है एक उड़ता हुआ हंस जिसके अंदर कोणार्क चक्र दर्शाया गया है, ये उसका लोगो है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो एयर इंडिया का लोगो जो है लाल रंग का उड़ने वाला हंस है जिसके अंदर नारंगी रंग का कोणार्क सूर्य चक्र है, कोणार्क चक्र है। उड़ने वाले हंस का एयर इंडिया के विशिष्ट लोगों को सेंटोर से रूपांतरित किया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो यह आपका इंदौर में है। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। इसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में वर्ष 2019 में घोषित किया गया। मध्य प्रदेश में वायु परिवहन का प्रारंभ 26 जुलाई 1948 को इंदौर से ग्वालियर के मध्य किया गया। ध्यातव्य है कि भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली है। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? यह आपका अमृतसर में है। तो श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जिसे राजा शासी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी कहा जाता है, अमृतसर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है इसमें, का गठन 1995 में भारत में जमीनी और हवाई क्षेत्र में नागरिक उड्डयन बुनियादी ढांचे का बनाए रखने और प्रबंधित करने की जिम्मेदारी के साथ किया गया। तो वह है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके बारे में देख लेते हैं। तो भारतीय विमानन प्राधिकरण भारत सरकार के नागर विमानन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इसका गठन वर्ष 1995 में भारत की जमीनी और हवाई क्षेत्र में नागरिक उड्डयन और बुनियादी ढांचे के निर्माण, उन्नयन और रख रखाव और प्रबंधन की जिम्मेदारी के लिए किया गया था। इसका मुख्यालय जो है राजीव गांधी भवन सफदरजंग विमान क्षेत्र नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में 1983 बैच के महाराष्ट्र के IAS अधिकारी श्री संजीव कुमार विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड स्थित है। तो ये कहाँ पे है? ये आपका विशाखापट्टनम में है। तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड जो है भारत का एक पोत प्रांगण है जो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना सिंधिया शिपयार्ड नाम से सिंधिया स्टीफ नेविगेशन कंपनी के द्वारा की गई थी। इसका निर्माण वालचंद्र हीराचंद्र ने किया था। इसकी नींव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 21 जून 1941 को रखी थी। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो ये आपका गुवाहाटी में है। कहाँ पे है? गुवाहाटी में है। गोपीनाथ बारदोली स्वतंत्रता सेनानी और असम के प्रथम मुख्यमंत्री थे। भारत की स्वतंत्रता के बाद उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ कार्य किया। इन्हीं के नाम पे गुवाहाटी में गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थापित किया गया। यह भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए प्रधान अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। विस्तारा एयरलाइंस टाटा एंड सन और किस अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस का संयुक्त उपक्रम है? तो वह है सिंगापुर एयरलाइंस का। तो विस्तारा जो है टाटा ASA एयरलाइंस लिमिटेड के स्वामित्व वाली एक घरेलू एयरलाइंस है। भारत में इसका मुख्यालय गुड़गांव शहर में स्थित है। टाटा सन्स एंड सिंगापुर एयरलाइंस के संयुक्त उपक्रम वाली इस एयरलाइंस ने 9 जनवरी 2015 को दिल्ली और मुंबई के मध्य पहली उड़ान के साथ अपनी सेवा शुरू की। इसकी स्थापना 2013 में हुई थी। मिस्टर लिंसी थांग वर्तमान में इसके CEO हैं। इस एयरलाइंस का मुख्य आधार केंद्र इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में है। अगला, कौन सा भारतीय हवाई अड्डा विश्व का सबसे व्यस्त एकल रनवे हवाई अड्डा बन गया है? तो वह है आपका छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। GVK समूह द्वारा संचालित छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई एकल हवाई पट्टी सुविधा वाला दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बन गया है। वित्त वर्ष 2016-17 में इस हवाई अड्डे पे एक दिन में औसतन 837 उड़ानें हुई, अर्थात प्रति 65 सेकंड में एक उड़ान होती है। मुंबई हवाई अड्डे ने लंदन के गेटविक हवाई अड्डे 757 उड़ान को पीछे छोड़ दिया है।
इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? तो यह आपका नई दिल्ली में स्थित है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में स्थित है। इससे पूर्व में पालम विमान क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। वर्ष 1986 में इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रख दिया गया। अंग्रेजी अक्षरों में आईजीआई एयरपोर्ट भी कहा जाता है। आईजीआई एयरपोर्ट भी कहा जाता है इनको। इसके बाद अगला, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में अपना ऑपरेशन शुरू करने वाली पहली विदेशी एयरलाइंस बन गई है, तो वह है एयर एशिया। कौन है? एयर एशिया। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में अपना ऑपरेशन शुरू करने वाली पहली विदेश एयरलाइन बन गई है। एयर एशिया की स्थापना 1993 में हुई थी। अगला है, यदि आप जाली ग्रांट हवाई अड्डे पर उतरते हैं तो आप हैं किस राज्य में हो जाएंगे? तो होंगे आप उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में। तो जाली ग्रांट हवाई अड्डा जो है उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। उत्तराखंड के मंत्रिमंडल ने इस एयरपोर्ट का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने का फैसला किया है। यदि आप वीर सावरकर हवाई अड्डे पे उतरते हैं तो आप में हैं कहाँ पे हैं? वह हैं आप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ पे? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में होंगे। तो वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर पर स्थित है। यह नागरिक हवाई अड्डा है। इसका नाम प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर के नाम पर रखा गया है। इस हवाई अड्डे को सामान्यतः पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डा भी कहा जाता है। अगला टॉपिक है भारत की जनजाति। मिसिंग जनजाति के लोग किस द्वीप में निवास करते हैं? ये है माजुली द्वीप पे। माजुली द्वीप पे मिसिंग जनजाति के लोग निवास करते हैं। मिसिंग जनजाति के लोग माजुली द्वीप पे निवास करते हैं। माजुली द्वीप जो है असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इसे भारत का पहला द्वीपीय जिला बनाया गया है। असम की अन्य जनजातियां बोडो, कार्बी, सोनोवाल, कचारी, देवरी, रामास, दिमिशा, सिंगफो इत्यादि हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नागालैंड से संबंधित है? तो नागालैंड से जो संबंधित जनजाति वो है रेगमा। कौन सी हो जाएगी? रेगमा जो है नागालैंड से संबंधित जनजाति है। रेगमा नागालैंड, असम और अरुणाचल प्रदेश में पाई जाने वाली एक नागा जनजाति है। नागालैंड में 16 मान्यता प्राप्त जनजाति जिसमें आगामी, एमो, चाखेसांग, चांग, दिमासा, कचारी, खियामीउगन, कोनयाक, कुकी, लोथा, फोम, पोचरी, रेगमा, संगतम, सुमी, ईमचुंगर और जेलियांग। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक जनजाति है? तो कौन सी जनजाति हो जाएगी? वह है जारवा। कौन सी जनजाति हो जाएगी? जारवा। इसके बारे में देख लेते हैं। तो जारवा जो है भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक प्रमुख जनजाति है। जारवा जनजाति को विश्व की सबसे प्राचीन जनजाति माना जाता है, जो अभी भी पाषाण युग से जी रही है। वर्तमान समय में इसकी संख्या 250 से लेकर 400 तक अनुमानित की है, जो कि अत्यंत कम है। राजधानी जो पोर्ट ब्लेयर है। मुख्य भाषा जो हिंदी, निकोबारी, तमिल, बांग्ला, मलयालम और तेलुगु है। अगला है भोटिया। भारत के किस राज्य से संबंधित है? अनुसूचित जनजातियों में से एक है, तो वह है उत्तराखंड में। भोटिया कहाँ की जनजाति है? तो उत्तराखंड की हो जाएगी। उत्तराखंड के प्रमुख जनजातियों के बारे में देख लेते हैं। तो भोटिया, थारू, राजी, जौनसारी है। राजस्थान की जनजातियाँ मीणा, सहरिया, गरासिया, भील, डामोर। महाराष्ट्र की हो जाएगी वारली, बैगा, गोंड और कोरली। अब मध्य प्रदेश का हो जाएगा भील, गोंड, कोली, भूरिया। अगला वर्तमान आंकड़ों के अनुसार इनमें से कौन सी भारत की जनजाति भाषा जो है वो है गोंडी। कौन सी भाषा है? जनजाति भाषा गोंडी। गोंड जनजाति मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, गुजरात, पश्चिम बंगाल, असम, छत्तीसगढ़ जैसे 13 राज्यों में फैली है और इनकी भाषा जो है गोंडी है। लोग छोटा नागपुर, पठार, बंगाल और बिहार के कुछ हिस्से में बसे हुए हैं। उन्हें मुख्य तौर पर शिकारी समूह के रूप में जीवन व्यतीत किया है। कौन से जनजातियाँ? तो जनजातियाँ हैं संथाल छोटा नागपुर, पठार, बंगाल और बिहार के कुछ हिस्सों में बसे हुए उसे मुख्य तौर पर शिकारी समूह के रूप में जीवन व्यतीत किया है। ये भारत के प्रमुख आदिवासी समूह है। इनका निवास स्थान मुख्यतः झारखंड। संस्थानों के समाज में मुख्य व्यक्ति माझी होता है। मदिरा, पान तथा नृत्य इनके दैनिक जीवन के अंग है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है? तो वह है नीलगिरी पहाड़ियाँ। टोडा जनजाति के लोग तमिलनाडु के एकांत नीलगिरी पहाड़ियों पर निवास करते हैं। टोडा भाषा बोलते हैं, जो द्रविड़ परिवार की एक भाषा है। इसकी मुख्य व्यवसाय जो है वह है पशुपालन। क्या है? पशुपालन। अगला टॉपिक है भारत की भाषाएं।
भूटान की राजभाषा कौन सी है? तो भूटान की जो राजभाषा वो है जोंगखा। कौन सी है? जोंगखा है। भूटान दक्षिण एशिया का एक छोटा और महत्वपूर्ण देश है। भूटान चारों तरफ से अच्छल से घिरा हुआ पर्वतीय क्षेत्र है तथा इसकी राजभाषा है जोंगखा। क्या है? जोंगखा है। तमिलनाडु और श्रीलंका में समानतः बोली जाने वाली भाषा कौन सी हो जाएगी? तो हो जाएगी तमिल। कौन भाषा हो जाएगी? तमिल। तमिलनाडु श्रीलंका में समानतः बोले जाने वाली भाषा तमिल है। तमिलनाडु निवासी श्रीलंका में मुख्यतः जाफना द्वीप है उत्तर पूर्वी श्रीलंका पर निवास करते हैं जो तमिल बोलते हैं। कोल्हाटी भाषा में रहने वाले लोगों की बोली जाती है। तो कौन सी भाषा कहाँ पे कोल्हाटी भाषा कहाँ पे बोली जाती है? तो यह महाराष्ट्र में बोली जाती है कोल्हाटी भाषा। इसके बारे में देख लेते हैं। तो महाराष्ट्र में कोल्हाटी और मराठी भाषा बोली जाती है। बिहारी जो भोजपुरी और हिंदी बोली जाती है बिहार में। और आपका उड़ीसा में उड़िया बोली जाती है। आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है। ठीक है। अगला, लक्षद्वीप के अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी? तो लक्षद्वीप में अधिकांश लोगों द्वारा मलयालम बोली जाती है। कौन सी भाषा? मलयालम। लक्षद्वीप के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर में स्थित है। 36 द्वीपों का एक समूह है। यह भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश भी है। लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है भारत का। यहाँ के अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा जो है मलयालम में। इसके अतिरिक्त अन्य भाषाएं जो है जयसरी है, माहल आदि है। लक्षद्वीप की राजधानी जो है कोरती है। लक्षद्वीप की प्रमुख फसल जो है नारियल है। बोले जाने वाली भाषा और संबंधित राज्य के बारे में देख लेते हैं। तो कोंकणी भाषा जो है गोवा राज्य से संबंधित है। कन्नड़ जो कर्नाटक से है। मराठी जो है महाराष्ट्र और गोवा से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो यह भारतीय यूरोपीय से संबंधित है। इसमें देख लेते हैं। तो संस्कृत जो है भारतीय महाद्वीप की एक भाषा है। संस्कृत एक हिंदी आर्य भाषा जो भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित है। आधुनिक है। भारतीय भाषाएं जैसे हिंदी, बंगला, मराठी, सिंधी आदि इसी से उत्पन्न हुई है। यह दुनिया की सबसे पुरानी उल्लेखित भाषाओं में से एक ऐसी देववाड़ी भी कहा जाता है। अगला जो टॉपिक है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें है नागालैंड की राजधानी कहाँ पे? तो नागालैंड की राजधानी जो है कोहिमा है। कहाँ पे है? कोहिमा है। इसके बारे में और देख लेते हैं। तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा हो जाएगी। सिक्किम की राजधानी गंगटोक हो जाएगी। मणिपुर का इम्फाल हो जाएगा। असम का दिसपुर हो जाएगा। त्रिपुरा की राजधानी है। तो कौन सी त्रिपुरा की राजधानी हो जाएगी? तो अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला हो जाएगी। त्रिपुरा हो जाएगी, अगरतला हो जाएगा। असम का दिसपुर हो जाएगा। सिक्किम का गंगटोक हो जाएगा। दादरा नगर हवेली का सिलवासा हो जाएगा। झारखंड की राजधानी है। झारखंड की राजधानी क्या है? तो वह है आपका रांची। झारखंड की राजधानी है रांची। झारखंड की राजधानी रांची है। झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था। इसकी राजभाषा जो हिंदी और सबसे बड़ा शहर जो है जमशेदपुर है। बिहार के दक्षिणी हिस्से को विभाजित कर झारखंड प्रदेश का सृजन किया गया था। हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी क्या है? तो हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी जो है वह धर्मशाला है। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला जो है हिमाचल प्रदेश की राजधानी सबसे बड़ा नगर है। यह 1867 में शिमला को भारत का ब्रिटिश राज्य की ग्रीष्मकालीन प्रथम घोषित किया गया। प्रथम राजधानी घोषित किया गया। यह दक्षिण पूर्व में उत्तराखंड राज्य उत्तर में मांडी और कुल्लू जिलों से घिरा हुआ है। वर्ष 2017 में धर्मशाला को हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी घोषित की गई है। अगला क्वेश्चन, नागालैंड की राजधानी क्या है? तो नागालैंड की राजधानी जो है कोहिमा है। उसके बाद देख लेते हैं। तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा हो जाएगी। सिक्किम का गंगटोक हो जाएगा। मणिपुर का इम्फाल हो जाएगा। असम का दिसपुर हो जाएगा। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? त्रिपुरा की राजधानी जो देखेंगे तो अगरतला हो जाएगी। त्रिपुरा की राजधानी जो है अगरतला हो जाएगी। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला हो जाएगी। असम का हो जाएगा दिसपुर हो जाएगा। सिक्किम का गंगटोक हो जाएगा। और दादर नागर हवेली का सिलवासा हो जाएगा। झारखंड की राजधानी है। तो झारखंड की राजधानी कौन सी है? तो वह है रांची। कौन सी हो जाएगी? रांची। झारखंड की राजधानी जो है रांची है। झारखंड का गठन जो है 15 नवंबर 2000 को हुआ था। इसकी राजभाषा हिंदी और सबसे बड़ा शहर जो है जमशेदपुर है। बिहार के दक्षिणी हिस्से को विभाजित कर झारखंड प्रदेश का सृजन किया गया था। हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी क्या है? तो हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी जो है धर्मशाला है। शिमला जो है हिमाचल प्रदेश की राजधानी तथा सबसे बड़ा नगर है। सन 1864 ईस्वी में शिमला को ब्रिटिश राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी प्रथम घोषित किया गया था। यह दक्षिण पूर्व में उत्तराखंड राज्य और उत्तर में मंडी और कुल्लू जिलों से घिरा हुआ है। वर्ष 2017 में धर्मशाला को हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या है? तो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी जो है वह है अमरावती। क्या है? अमरावती है। आंध्र प्रदेश की वर्तमान राजधानी जो अभी हैदराबाद में है। आंध्र प्रदेश की
आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन होने के बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के रूप में दो राज्यों में विभाजन होने के बाद हैदराबाद 10 सालों के लिए दोनों राज्यों की राजधानी बनाई गई है। इसके बाद आंध्र प्रदेश की नई प्रस्तावित राजधानी जो है वह अमरावती है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर मध्य प्रदेश में नहीं है? तो मध्य प्रदेश में कौन सा शहर नहीं, वह है रायपुर में नहीं, रायपुर नहीं है। रायपुर शहर जो है मध्य प्रदेश में नहीं है, ये छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी है। जबकि भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर शहर जो है मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। भोपाल जो है मध्य प्रदेश की राजधानी, छत्तीसगढ़ है। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर भारत का 26वां राज्य बना था। इसमें से किस भारतीय राज्य का क्षेत्रफल जो है न्यूनतम है? तो वह है आपका सबसे कम क्षेत्रफल अगर देखेंगे तो यह उत्तर प्रदेश का इसमें हो जाएगा। इसके बारे में देख लेते हैं। तो राज्य जो है यह राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश का देखेंगे तो 3,08,245 वर्ग किलोमीटर है। अब महाराष्ट्र का देखेंगे तो 3,07,713 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश का है 2,40,928 किलोमीटर। केंद्र शासित प्रदेश और दादर नगर हवेली की राजधानी बताइए। तो दादर नगर हवेली की राजधानी जो हो जाएगी वो है सिलवासा। दादर नगर हवेली की राजधानी क्या है? तो सिलवासा है। दादर नगर हवेली भारत का केंद्र शासित प्रदेश है जिसका राजधानी सिलवासा। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव तथा केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली को मिलाकर एक नए केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया जिसका नाम दादर नगर हवेली एवं दमन दीव रखा गया तथा नया केंद्र शासित प्रदेश जो 26 जनवरी 2020 से अस्तित्व में आया। इन दोनों संघ प्रदेशों का विलय दादर नगर हवेली और दमन दीव केंद्र शासित प्रदेशों का विलय जो है विधेयक 2019 के द्वारा किया गया। विदित है कि वर्तमान में इस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी जो कहाँ पे है वह है दमन है। उड़ीसा की सीमा जो है भारतीय राज्यों से जुड़ी है। कितने भारतीय राज्यों से जुड़ी है? तो 4 भारतीय राज्यों से जुड़ी है। उड़ीसा 4 भारतीय राज्यों पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड और आंध्र प्रदेश की सीमा से लगती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर राज्यों का सदस्य नहीं है? तो वह है आपका सिक्किम जो है 7 सिस्टर राज्यों का सदस्य नहीं है। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में आने वाले राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम है। इनमें से 7 राज्य जो है 7 सिस्टम, जबकि सिक्किम को ब्रदर स्टेट की संज्ञा दी गई है। इस प्रकार 7 बहनें जो है 7 सिस्टर और एक भाई 1 ब्रदर मिलकर पूरे पूर्वोत्तर भारत के 8 राज्यों का गठन करते हैं। पूर्वोत्तर भारत के ये राज्य भौगोलिक रूप से एक दूसरे से संबद्ध हैं और अपनी आवश्यकताओं के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं। अगला क्वेश्चन है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के द्वारा विभाजित पृथक किए जाते हैं जिसकी चौड़ाई जो 150 किलोमीटर है। किसके द्वारा? तो ये हो जाएगा 10 डिग्री चैनल के द्वारा। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह जो है पृथक किया जाता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में छोटे अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करने वाली जल संधि है। 150 किलोमीटर चौड़ी है तथा 10 अक्षांशों के समय पर पश्चिम में बंगाल की खाड़ी को पूर्व में अंडमान सागर को जोड़ती है। अगला है मणिपुर जो भारत के एक राज्य है देश के हिस्से में स्थित है। किधर स्थित है? वह पूर्वोत्तर हिस्से में स्थित है। मणिपुर भारत के पूर्वोत्तर हिस्से में स्थित 7 सिस्टर में स्टेट में शामिल है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। नागालैंड, मिजोरम, असम और सीमावर्ती राज्य है। मणिपुर की सीमा जो है म्यांमार से भी लगती है। मेईतेई मणिपुर राज्य का बहुसंख्यक समुदाय है। लोकाटक झील इसी राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा जो है तेलंगाना से नहीं मिलती है? तो कौन सा राज्य हो जाएगा? वो है गुजरात हो जाएगा। तो तेलंगाना भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर बनने वाला नवगठित राज्य है। 2 जून 2014 को नए राज्य के रूप में तेलंगाना का गठन हुआ और चंद्रशेखर राव ने राज्य के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। तेलंगाना राज्य की सीमा से लगे राज्य इस प्रकार हैं कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा। आगे देखते हैं केरल में तट नारियल के पेड़ों के साथ रेखांकित खूबसूरत बैंक वाटर है। तो कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मालाबार। क्या हो जाएगा? मालाबार तट। आगे देखते हैं दोस्तों। तो केरल के तटीय क्षेत्र को मालाबार तट कहा जाता है। इसका विस्तार जो मंगलुरु से कन्याकुमारी तक है। यह तट नारियल के पेड़ों के लिए रेखांकित खूबसूरत बैक वाटर है। इसके अतिरिक्त मुंबई से गोवा तक के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों को कोकर तट, गुजरात के तटीय क्षेत्रों को खंबात की खाड़ी कहते हैं। तमिलनाडु के पूर्वी तटीय मैदान को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। अगला आंध्र प्रदेश की एक तटीय राज्य है। आंध्र प्रदेश एक तटीय राज्य है जो भारत के में स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है? तो है दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसके बाद में देख लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश एक तटीय राज्य है जो भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसके सीमावर्ती राज्य उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और
तमिलनाडु है। अगला क्वेश्चन है झारखंड के पूर्व दिशा में कौन सा राज्य है? तो पूर्व दिशा में कौन सा राज्य है? वह है पश्चिम बंगाल। तो झारखंड 15 नवंबर 2000 को भारत के 28वें राज्य के रूप में गठित हुआ। झारखंड की राजधानी जो है रांची है तथा इस सबसे बड़ा शहर जो है जमशेदपुर और राजभाषा जो है वह हिंदी है। झारखंड की सीमाएं जो हैं पश्चिम में उत्तर प्रदेश और तथा छत्तीसगढ़ और उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा और पूर्व में पश्चिम बंगाल को छूती हैं। औद्योगिक नगरी वाले प्रदेश अन्य बड़े शहरों में जमशेदपुर, बोकारो और धनबाद शहर शामिल है। अगला क्वेश्चन है पोर्ट ब्लेयर स्थित है। तो पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे स्थित है? यह दक्षिण अंडमान में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर जो है भारत के अंडमान और निकोबार केंद्र शासित प्रदेश प्रांत का जिला है जो यहाँ की राजधानी भी है। यह दक्षिणी अंडमान में स्थित है। यहाँ पर सेलुलर जेल स्थित है। यहाँ मानव के विकास के लिए चिन्हित करना संग्रहालय एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम भी स्थित है। अगला भारत का कौन सा राज्य अपनी सीमाओं के अधिकतम राज्यों के साथ साझा करता है? तो वह राज्य है उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारतीय राज्यों में उत्तर प्रदेश की सीमा जो अधिकतम राज्यों के साथ साझा होती हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा पड़ोसी राज्यों बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेश और नेपाल देश की सीमा के साथ लगती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा राज्य है? तो वह राजस्थान हो जाएगा। कौन सा राज्य हो जाएगा? राजस्थान। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान, इसका क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। इसमें 33 जिले हैं। राजस्थान की राजधानी है जो जयपुर है। इसके बाद क्षेत्रफल के अनुसार भारत के सबसे बड़े राज्य जो है क्रमशः मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश हैं। इसके बाद है वर्ष 2000 में इनमें से कौन सा राज्य विभाजित नहीं हुआ था? तो कौन सा राज्य में विभाजित नहीं हुआ था? तो यह था महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है 2000 में इसमें से कोई जो 3 राज्यों का विभाजन हुआ था उस समय 2000 में, तो इसमें जो महाराष्ट्र था इसका विभाजन 2000 में नहीं हुआ था। इसके बारे में देख लेते हैं। तो वर्ष 2000 में 3 राज्य बने। उत्तर प्रदेश को अलग होकर 9 नवंबर उत्तर प्रदेश से अलग होकर 9 नवंबर को उत्तराखंड 27वां राज्य बना। मध्य प्रदेश से अलग होकर 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ 26वां राज्य बना तथा बिहार से अलग होकर 15 नवंबर को झारखंड 28वां राज्य बना। झारखंड खनिज संसाधन में सबसे अव्वल स्थान पर है, अव्वल राज्य है और यह तथा छत्तीसगढ़ आदिवासी बाहुल्य प्रदेश है। जबकि 1 मई 1960 को बम्बई प्रांत 2 हिस्सों में विभाजित करके महाराष्ट्र और गुजरात राज्य बना दिया गया। अगला क्वेश्चन है दादर एवं नागर हवेली की राजधानी कहाँ पे? दादर नगर हवेली की राजधानी जो है वह सिलवासा में। कहाँ पे है? सिलवासा में। और इसके बारे में देख लेते हैं। तो दादर नगर हवेली की राजधानी सिलवासा हो जाएगी। दमन द्वीप की दमन हो जाएगी। लक्षद्वीप की करौती हो जाएगी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर। अगला इनमें से कौन केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव की राजधानी है? तो दमन और दीव की राजधानी जो हो जाएगी वह है दमन है। क्या है? दमन है। मिजोरम की राजधानी है। तो मिजोरम की राजधानी जो है आइजोल है। कौन सा है? आइजोल है। मिजोरम की राजधानी जो है आइजोल हो जाएगी। मेघालय की राजधानी शिलांग हो जाएगी। मणिपुर का इम्फाल हो जाएगा। लक्षद्वीप का करौती हो जाएगा। निम्नलिखित में से अरेबियन समुद्र की रानी कहा जाता है किसे कहा जाता है? तो कोच्चि को कहा जाता है। किसे? कोच्चि को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कोच्चि या कोचिन को अरेबियन समुद्र की रानी कहा जाता है। अरब सागर का भारतीय नाम सिंधु सागर है जो भारतीय उपमहाद्वीप और अरब सागर के बीच स्थित हिंद महासागर का हिस्सा है। अरब सागर के तट पर भारत के अलावा जो महत्वपूर्ण देश स्थित है उसमें ईरान, ओमान, पाकिस्तान, यमन और संयुक्त अरब अमीरात सबसे प्रमुख है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भिन्न या असंगत को चुनें। तो क्या हो जाएगा? त्रिपुरा हो जाएगा। त्रिपुरा एक राज्य है जिसकी राजधानी अगरतला है, जबकि कोहिमा नागालैंड तथा शिलांग जो है मेघालय की राजधानी है। वर्ष 2014 में किस राज्य का जन्म हुआ? तो वर्ष 2014 में तेलंगाना राज्य का जन्म हुआ। 2 जून 2014 को एक नए राज्य के रूप में तेलंगाना का गठन हुआ। इसकी राजधानी जो हैदराबाद में है। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर करके बनाया गया है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी जो है ईटानगर है। इसके अलावा देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर हो जाएगी और त्रिपुरा का हो जाएगा अगरतला, मेघालय का हो जाएगा शिलांग, असम का हो जाएगा दिसपुर। अगला क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर सरकार की ग्रीष्मकालीन राजधानी
में है। कहाँ पे है? तो वह है श्रीनगर में है। कहाँ पे है? श्रीनगर में है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर सरकार की ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है श्रीनगर तथा शीतकालीन राजधानी जो है वह जम्मू में है। कहाँ पे? शीतकालीन राजधानी जम्मू में है, ग्रीष्मकालीन श्रीनगर में। कश्मीर को भारत का स्वर्ग का माना जाता है। यहाँ की मुख्य नदियाँ सिंधु, झेलम, चिनाब हैं। यहाँ कई खूबसूरत झीलें डर, वुलर और नागिन हैं। नोट: अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन कर जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है लासा ड्यू सागर को और किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो लक्षद्वीप नाम से जाना जाता है। लक्षद्वीप सागर नाम से जाना जाता है। तो लासा ड्यू सागर जो को लक्षद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। लक्षद्वीप सागर जो है उत्तरी हिंद महासागर का एक भाग है और इसकी सीमाएं भारत, मालदीव और श्रीलंका से मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल के मामले में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है? तो वह हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का केंद्र शासित राज्य है जो बंगाल की खाड़ी में दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है। इसकी राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर है। यह क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश है, जबकि क्षेत्रफल के देश से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्षद्वीप से संबंधित नहीं है? तो कौन सा द्वीप जो है लक्षद्वीप से संबंधित नहीं है? वो है नील। नील जो है यह लक्षद्वीप से संबंधित नहीं है। नील एक नदी का नाम है जो संसार की सबसे लंबी नदी है। यह अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। नील लक्षद्वीप से संबंधित नहीं है। अगला है कौन सा भारतीय राज्य अधिकतम संख्या के अन्य भारतीय राज्यों के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है? तो कौन सा भारतीय राज्य हो जाएगा? तो वो है आपका असम हो जाएगा। दिए गए विकल्पों के अनुसार असम जो है अधिकतम राज्यों में अन्य भारतीय राज्यों के साथ सीमा को साझा करता है। असम जो है भारत के सेवन सिस्टर कहे जाने वाले राज्यों में से एक है। असम की सीमा त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल की सीमा के साथ जुड़ी है। कौन से भारतीय राज्य को मोतियों का शहर के रूप में जाना जाता है? क्योंकि एक समय यहीं केवल बड़े हीरे और प्राकृतिक मोतियों का वैश्विक केंद्र बताया जाता था। तो कौन सा वो शहर है? वो है हैदराबाद। हैदराबाद शहर जो है मोतियों का शहर कहा जाता है। हैदराबाद आंध्र प्रदेश की राजधानी है जो दक्कन के पठार पर मूसी नदी के किनारे स्थित है। इसका दूसरा नाम भाग्यनगर है। क्या नाम है? भाग्यनगर है। कुतुब शाही वंश के महमूद कुली कुतुब शाह ने 1561 में हैदराबाद को बसाया था। इस शहर को निजामों का शहर और मोतियों का शहर कहा जाता है। हैदराबाद और सिकंदराबाद जुड़वा शहर के नाम से जाने जाते हैं। अगला है नदी द्वीप माजुली जो भारत का पहला और एकमात्र द्वीप जिला बन गया है। कहाँ पे है? तो यह है आपका असम में। कहाँ पे हो जाएगा? असम में। इसके बारे में देख लेंगे। तो नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत का पहला और एकमात्र द्वीपीय जिला बन गया है। यह असम राज्य का 35वां जिला घोषित किया गया है। यह 875 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। यहाँ 1.6 लाख लोग निवास करते हैं। अद्वितीय प्रयोगात्मक शहर ओरोविले कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? वो है पुदुचेरी में स्थित है। तो ओरोविले जो पुदुचेरी या पौंडीचेरी के पास तमिलनाडु राज्य के बिल्लुपुरम जिले में एक प्रायोगिक नगरी है। इसकी स्थापना 1968 में मीरा रिचर्ड ने अरविंदो सोसाइटी के एक परियोजना के रूप में की थी। इसकी रूपरेखा वास्तुकला रोजर एंगर ने तैयार की थी। अगला क्वेश्चन है कि राजधानी पणजी है। तो किसकी राजधानी? तो हो जाएगा गोवा का। गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा और जनसंख्या की दृष्टि से चौथा सबसे छोटा राज्य है। गोवा अपने खूबसूरत समुद्री किनारे और मशहूर स्थापत्य के लिए जाना जाता है। गोवा पहले पुर्तगाल का एक उपनिवेश था। पुर्तगालियों ने गोवा पर लगभग 450 सालों तक शासन किया और 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन विजय के द्वारा मुक्त करा। किस ऑपरेशन के द्वारा? तो ऑपरेशन विजय के द्वारा। राजस्थान का सबसे बड़ा शहर है। तो कौन सा है? वो जयपुर। राजस्थान का सबसे बड़ा शहर जो हो जाएगा जयपुर। जयपुर को गुलाबी शहर के रूप में जाना जाता है। यह राजस्थान का सबसे बड़ा शहर और राजधानी है। इसकी स्थापना अजमेर के महाराजा जय सिंह द्वितीय ने 1727 ईस्वी में की थी। यह हवा महल, जल महल, जंतर मंतर आदि प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है।
उत्तराखंड की राजधानी है? तो उत्तराखंड की राजधानी कौन सी हो जाएगी? तो देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से विभाजित होकर हुआ था। दिसपुर निम्न में से किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो वह हो जाएगा असम की। तो असम की राजधानी जो है दिसपुर है। दिसपुर। और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और तमिलनाडु की राजधानी जो है वह चेन्नई है। अगला है अगरतला किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो अगरतला जो है त्रिपुरा की राजधानी। किसकी राजधानी है? त्रिपुरा की राजधानी है। त्रिपुरा जो है उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित भारत का एक राज्य है जिसकी सीमाएं जो है मिजोरम, असम और बांग्लादेश से लगी हुई हैं। 15 अक्टूबर 1949 को त्रिपुरा का विलय भारतीय संघ में किया गया। त्रिपुरा राज्य की राजधानी जो है अगरतला है। अगला गुजरात का क्षेत्रफल कितना है? तो गुजरात का जो क्षेत्रफल है 1,96,024 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर है। वर्ग किलोमीटर है। गुजरात का क्षेत्रफल लगभग 1,96,024 वर्ग किलोमीटर है। यह 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या देखेंगे तो 6,04,39,692 है। इस राज्य की जनसंख्या घनत्व जो है 608 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य जो है गुजरात है। अगला भारत के निम्नलिखित में से किस शहर का उपनाम सिटी ऑफ जॉय है? सिटी ऑफ जॉय किसका है? तो वह है कोलकाता का। कोलकाता का नाम क्या है? सिटी ऑफ जॉय है। इसके बाद हम देख लेते हैं तो भारत के पूर्वी शहर पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के किनारे स्थित आधुनिक शहर कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है। यह अपनी उत्तम अवस्थिति के कारण कोलकाता को पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ईटानगर की राजधानी क्या है? ईटानगर की राजधानी जो है किसकी है? तो वह है अरुणाचल प्रदेश की हो जाएगी। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर हो जाएगी। मणिपुर का इम्फाल हो जाएगा। असम का हो जाएगा दिसपुर हो जाएगा। हरियाणा का चंडीगढ़ हो जाएगा। ईटानगर शहर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। किस आधुनिक भारतीय राज्य में कोंकण, मराठावाड़ और विदर्भ के क्षेत्र स्थित हैं? तो वह है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र हो जाएगा। कोंकण, मराठावाड़ और विदर्भ वर्तमान में महाराष्ट्र प्रांत के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। विदर्भ यह महाराष्ट्र प्रांत का एक उपक्षेत्र है। इस उपक्षेत्र में कुल 11 जिले हैं। महाराष्ट्र के विदर्भ में कोयला खदान और मूल्यवान मैग्नीज की खानें बहुतायत में पाई जाती हैं। अगला देखते हैं इसमें तो कोकड़ जो है कोकड़ या कोकड़ तट जो है भारत के पश्चिमी तट पर पर्वतीय भाग है। यह प्राकृतिक हरियाली से भरा हुआ 720 किलोमीटर लंबा समुद्री तटीय है। मराठवाड़ा जो है औरंगाबाद मंडल में स्थित मराठवाड़ा तेलंगाना और कर्नाटक के सीमा बनाता है। अगला इनमें से कौन सा राजस्थान का शहर या गांव या नगर नहीं है? वह है नवसारी। नवसारी जो है आपका यह गुजरात राज्य का जिला है। इसके बाद हम देख लेते हैं तो टोंक, नागौर और सीकर जो है राजस्थान के जिले हैं, जबकि नवसारी जो है गुजरात राज्य का क्या है? जिला है। अगला आपका टॉपिक है वह है भारत के पर्यटन स्थल और प्रमुख शहर। पहला है किस भारतीय शहर को गुलाबी शहर भी कहा जाता है? वह शहर है आपका जयपुर। गुलाबी शहर कहा जाता है जयपुर को। गुलाबी शहर कैसे कहा जाता है? जयपुर को बुनकरों का शहर कहते हैं। पानीपत को अंतरिक्ष का शहर कहते हैं। बेंगलुरु को त्योहारों का शहर कहते हैं। मदुरई को महलों का शहर है। कोलकाता पर्वतों की रानी मंसूरी है। पूर्व का वेनिस जो है कोच्चि। और एशिया के अंडों की टोकरी जो है आंध्र प्रदेश। कर्नाटक का रत्न जो है वह है मैसूर। एशिया का सबसे बड़ा उद्यान इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप उद्यान किस शहर में स्थित है? तो वह श्रीनगर में स्थित है। कहाँ पे? श्रीनगर में। एशिया का सबसे बड़ा उद्यान इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप उद्यान श्रीनगर में स्थित है। इसका पूरा नाम सिराज बाग था। 2008 में तत्कालीन मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद ने खुलवाया था। यह गार्डन जबरवान पर्वत श्रृंखला की तलहटी में स्थित है। अगला क्वेश्चन को कश्मीर का सैफरन टाउन के रूप में जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है? तो पंपोर को। किसको? पंपोर को। इसके बारे में देख लेते हैं तो पंपोर जो है भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के पुलवामा जिले में स्थित एक नगर है जिसे कश्मीर के सैफरन टाउन के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन किस शहर को वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? जहाँ सिटी पैलेस स्थित है तो कहा जाता है उदयपुर को। उदयपुर को वेनिस ऑफ ईस्ट कहा जाता है। वेनिस ऑफ
ईस्ट कहा जाता है। उदयपुर को पूर्व का वेनिस कहा जाता है। अरावली पर्वतमाला इस शहर को प्राकृतिक रूप से समृद्ध और खूबसूरत बनाती है। इस शहर को झीलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ भारत के चर्चित सिटी पैलेस स्थित है। उदयपुर शहर की स्थापना जो है 1559 में महाराजा उदय सिंह ने करवाया था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही ढंग से सुमेलित नहीं है? तो हो जाएगा जबलपुर जो है झेलम नदी के किनारे सुमेलित नहीं है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के तट पे है। सूरत जो है आपका ताप्ती नदी के तट पे है। जबलपुर जो है आपका नर्मदा नदी के तट पे है। लखनऊ जो है गोमती नदी के तट पे है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शहर द गोल्डन ट्रायंगल नामक पर्यटन परियोजना का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा राज्य हो जाएगा? वो है लखनऊ। कौन सा राज्य है? वो लखनऊ है। गोल्डन ट्रायंगल या स्वर्ण त्रिकोण भारत के 3 शहरों से मिलकर बना हो, जिसमें दिल्ली, आगरा और जयपुर शामिल है। कौन कौन? दिल्ली, आगरा और जयपुर शामिल है। एक चर्चित वेबसाइट के मुताबिक भारत का गोल्डन ट्रायंगल दुनिया का 21वां लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। वह ट्रायंगल एक पर्यटन सर्किट है। उल्लेखनीय है कि विश्व का गोल्डन ट्रायंगल थाईलैंड, लाओस, म्यांमार अवैध ड्रग्स व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। अगला, इनमें से कौन सा राजस्थान में स्थित एक हिल स्टेशन है? तो राजस्थान में स्थित हिल स्टेशन का नाम है माउंट आबू। इसके बारे में देखते हैं। माउंट आबू जो है राजस्थान का एकमात्र पहाड़ी नगर है जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1220 मीटर है। यह अरावली पर्वत है श्रेणी में स्थित है। माउंट आबू हिंदू और जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है, जबकि नैनीताल भारत का उत्तराखंड राज्य का प्रमुख पर्यटन नगर। अगला है उद उदगम मंडलम उदगम मंडलम जो है इनमें से किस हिल स्टेशन का दूसरा नाम है? तो कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऊटी। ऊटी उदगमंडलम का दूसरा उदगमंडलम हिल स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो उदगमंडलम या ऊटी जो है तमिलनाडु में स्थित एक पर्यटन स्थल है। यह नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। खूबसूरती के कारण से पर्वतीय स्थलों की रानी भी कहते हैं। भारत के राजस्थान शहर में स्थित एक धार्मिक शहर है। तो कौन धार्मिक शहर है? तो वह आपका पुष्कर है। कौन सा है? पुष्कर है। पुष्कर जो है अरावली श्रेणी की घाटी में अजमेर में स्थित है। यह एक भारत का प्रमुख तीर्थ स्थल जिसे पर्यटकों का स्वर्ग भी कहा जाता है। यहाँ पर स्थित ब्रह्मा जी का मंदिर विश्व में एकमात्र ब्रह्मा मंदिर है। अगला है अनंतनाग में एक शहर है। तो अनंतनाग में कौन सा शहर? वह है जम्मू कश्मीर। अनंतनाग जम्मू कश्मीर का एक शहर है। किसका शहर है? अनंतनाग जम्मू कश्मीर का एक शहर है जो झेलम नदी के तट पर स्थित है। यह कश्मीर घाटी का एक बड़ा व्यापारिक केंद्र और अमरनाथ मंदिर अनंतनाग में ही स्थित है। अगला है किस शहर को मोतियों का शहर कहते हैं? तो वह शहर आपका हैदराबाद। कौन सा शहर हो जाएगा? हैदराबाद। मोतियों का शहर कहा जाने वाला हैदराबाद शहर तेलंगाना राज्य के मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। इसे निजामों का शहर भी कहा जाता है। 1591 ईस्वी में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद शहर को बसाया था। अगला, भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित एक धार्मिक शहर है। तो उड़ीसा राज्य में स्थित एक धार्मिक शहर कौन सा है? तो वह है पुरी। पुरी भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में स्थित एक नगर है। पुरी जो है भारत के 4 पवित्र स्थानों में से एक है। पुरी जो है भगवान जगन्नाथ यानी श्री कृष्ण, भगवान सुभद्रा और बलभद्र का प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ प्रत्येक वर्ष रथ यात्रा निकाली जाती है। इस मंदिर का निर्माण जो है 12वीं शताब्दी में चोडगंग ने करवाया था। किसने कहा? चोडगंग ने करवाया था। यह मंदिर नीलांचल पहाड़ी पर स्थित है। निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है? किस शहर को कहा जाता है? तो वह है बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। भारत का सिलिकॉन वैली जो था बेंगलुरु को कहा जाता है क्योंकि गूगल, एप्पल और एसेंचर, इंटेल, IBM और एडोब जैसी प्रमुख MNC कंपनियों के मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित हैं। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। भारत का 7वां सबसे बड़ा शहर और 5वां सबसे बड़ा महानगरीय क्षेत्र है। अगला, निम्नलिखित में से किसे पर्वतीय पर्यटक स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है? तो वह है आपका कोडाईकनाल। क्या है? कोडाईकनाल है। तो कोडाईकनाल जो है तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पालनी पहाड़ी के दक्षिणी हिस्से में स्थित है मशहूर पर्यटन स्थल है। इसे पर्वतीय स्थल को राजकुमारी के नाम से भी जाना जाता है। ऊटी जिसे उट्टक मंडलम के नाम से जाना जाता है तमिलनाडु के नीलगिरी पर्वत पर स्थित प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल के उत्तर में स्थित है प्रसिद्ध हिल स्टेशन में शामिल है। अगला क्वेश्चन है हाफलैग हिल स्टेशन किस भारतीय राज्य में है? तो किस भारतीय राज्य में? वह है असम में। कहाँ पे? असम में। तो हाफलैग हिल स्टेशन जो है
हाफलैग हिल स्टेशन जो है असम राज्य में है। हाफलैग हिल स्टेशन भारत के असम राज्य में स्थित है। हाफलैग असम राज्य का इकलौता अकेला या इकलौता हिल स्टेशन है। अगला टॉपिक है नदियों के किनारे स्थित शहर। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, जम्मू इसमें से किस नदी के तट पे है? तो जम्मू जो आपके तवी नदी के तट पे है। कहाँ पे है? तवी नदी के तट पे जम्मू कश्मीर है। जम्मू शहर जो है जम्मू कश्मीर राज्य की एक शीतकालीन राजधानी है। यह श्रीनगर के दक्षिण में तथा तवी नदी के किनारे स्थित है। इसके उत्तर में शिवालिक पर्वत श्रेणी है। महानदी के किनारे जो है संबलपुर और कटक है। राप्ती नगर किनारे जो है गोरखपुर शहर है। तुंगभद्रा नदी के किनारे जो है कर्नूल शहर बसा हुआ है। अगर हैदराबाद निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे बसा है? तो वह है मुंशी नदी के किनारे। हैदराबाद जो है भारत के तेलंगाना राज्य की राजधानी है, जो दक्कन के पठार पर मुंशी नदी के किनारे स्थित है। मुंशी नदी कृष्णा की सहायक नदी है। अगला मदुरई शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो वह हो जाएगा वेगई। वेगई नदी के तट पर स्थित है। तो मदुरई जो है तमिलनाडु में वेगई नदी के तट पर स्थित है। औरंगाबाद जो महाराष्ट्र में है वह कुवन या काउम नदी के तट पे है। तिरुचिरापल्ली जो है यह कावेरी नदी के तट पे स्थित है। और नेल्लोर आंध्र प्रदेश जो है यह पेन्नार नदी के तट पर स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है साबरमती नदी के तट पर बसा हुआ है? तो वह है अहमदाबाद। अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर बसा है, जो पश्चिम भारत में गुजरात राज्य में स्थित एक बड़ा शहर है। इसे भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं। यह काकरिया झील, हठी सिंह जैन मंदिर, जामा मस्जिद, साबरमती आश्रम आदि प्रमुख पर्यटन स्थल है। अगला क्वेश्चन है, नासिक शहर निम्नलिखित नदियों में से किसके किनारे स्थित है? तो नासिक शहर जो है गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। त्र्यंबकेश्वर में नासिक जो है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल होता है, इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि नासिक जो है गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। भारत का कौन सा शहर जो है हुगली नदी पर बसा है? तो हुगली नदी पर कौन सा शहर बसा हुआ है? कोलकाता। कोलकाता जो है हुगली नदी पे हो जाएगा। कटक जो है महानदी पे हो जाएगा। गंगटोक जो हो जाएगा रानीपुल नदी पे। और चेन्नई जो है कुवन या अडयार नदी पे। चेन्नई जो है कुवन या अडयार नदी पे। आगरा जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो वह है यमुना नदी के किनारे। आगरा जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है। यमुना नदी के किनारे ताजमहल, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी आदि ऐतिहासिक इमारतें स्थित हैं। आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने सन 1504 में बसाया था। यह नगर 1526 से 1658 तक मुगलों के साम्राज्य की राजधानी रहा। यहाँ पे मुगल कालीन इमारतें जैसे ताजमहल, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी तीनों इमारतें यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आगरा शहर निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो किस नदी के तट पे? तो हो जाएगा यमुना। कानपुर इनमें से किस नदी के तट पे स्थित है? तो शहर हो जाएगा, नदी हो जाएगी गंगा। किस नदी के तट पे? तो गंगा नदी के तट पे। तो कानपुर जो है गंगा नदी के तट किनारे पे बसा है, जबकि अन्य नदियों के किनारे बसे वो प्रमुख नगर है देखते हैं। तो उसमें है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ जो है अलकनंदा नदी के किनारे है। दिल्ली जो है यमुना नदी के। और सूरत है तापी नदी के। श्रीनगर जो है झेलम नदी के। उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के। लखनऊ जो है गोमती नदी के। कटक जो है महानदी। वाराणसी गंगा हो जाएगा। अहमदाबाद जो हो जाएगा साबरमती। और कानपुर जो है गंगा नदी के तट पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर स्थित है? तो वह हो जाएगा लखनऊ। लखनऊ जो गोमती नदी के तट पर स्थित है। आगे देखते हैं जबलपुर किस नदी के तट पर स्थित है? जबलपुर जो है आपका वह नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पे? नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। जबलपुर भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक शहर है, जो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय तथा राज्य विज्ञान संस्थान स्थित है। जबलपुर में ही नर्मदा नदी पर भेड़ाघाट धुआंधार जलप्रपात स्थित है। अगला विजयवाड़ा किस नदी के तट पर स्थित है? तो विजयवाड़ा जो है आपका यह कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। किस नदी पे? कृष्णा। विजयवाड़ा जो आंध्र प्रदेश के पूर्व मध्य में कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। 2000 वर्ष पुराने इस शहर को वैजवाड़ा के नाम से भी जाना जाता है। यह क्षेत्र जो है मंदिरों और गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। चीनी यात्री वेनसांग जो है विजयवाड़ा आया था। अगला जो टॉपिक हो जाएगा विविध है। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन आपको गलत बताना है? तो ये हो जाएगा इसमें रेड क्लिफ लाइन जो है भारत और चीन के बीच सीमा रेखा बनाती है, यह गलत हो जाएगा। बाकी ये तीनों सही है। इसके आगे हम देख लेते हैं। तो रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा
रेखा है। भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है वह है मैक-मोहन लाइन है। डुरंड रेखा जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा है और यह 49वीं डिग्री सीमा रेखा जो अमेरिका और कनाडा के बीच है। सबसे शांत सीमा रेखा है। मध्य प्रदेश देश का लगभग 53% तांबा उत्पादन करता है। अगला है, अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ की सफाई निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? तो किसके द्वारा की जाती है? सीमा सड़क संगठन के द्वारा किया जाता है। अधिकतम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ की सफाई जो है सीमा सड़क संगठन के द्वारा किया जाता है। सीमा सड़क संगठन की स्थापना 7 मई 1960 को भारत के सीमांत प्रदेश में सड़क नेटवर्क का निर्माण एवं प्रबंधन करने हेतु किया गया है। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना जो किए थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑपरेशन थ्रस्ट थर्स्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो यह शुरू किया था रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। किसके द्वारा? रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। भारतीय रेलवे ने रेलवे परिषदों में अनधिकृत पैकेज्ड पेयजल बेचने के खतरे को रोकने के लिए अखिल भारतीय अभियान के रूप में ऑपरेशन थ्रस्ट शुरू किया है। यह अभियान जुलाई 2019 में प्रारंभ किया गया था। अभियान के दौरान रेलवे सुरक्षा बल द्वारा अधिकृत ब्रांडों के पेयजल की बिक्री के लिए 1371 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन समय के दौरान विकसित इस भूमिगत जल का मार्ग बताइए जिसमें सिंचाई के उद्देश्य के लिए पानी को ढलान के रास्ते गुरुत्वाकर्षण द्वारा खींचा जा सकता है। तो वह हो जाएगा कनात। क्या हो जाएगा? कनात। कनात शुष्क और अर्ध शुष्क और गर्म इलाकों में नियमित रूप से पानी उपलब्ध कराने के लिए एक व्यवस्था है। कनात बनाने के लिए पहले अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में जमीन के नीचे पानी का स्रोत ढूंढा जाता है। फिर जमीन के नीचे की नाला को निकालकर उस पानी को दूर तक निचले क्षेत्र में लाया जाता है और वहां जल के बाहर निकालने का एक मुख्य होता है। इस मुख से पानी जो है गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से स्वयं ही ऊंचे जलाशय की निचले क्षेत्र की तरफ बाहर निकलता रहता है और यह तकनीक जो होती है सर्वप्रथम ईरान में खोजी गई थी। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वह है, अगला क्वेश्चन है, उस राज्य का नाम बताइए जहां सियांग नदी पर भारत का सबसे लंबे 300 मीटर सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन पुल का उद्घाटन किया गया। तो कौन सा राज्य है? वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने वर्ष 2019 में भारत के सबसे लंबे 300 मीटर सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन पुल का उद्घाटन किया है। यह सियांग नदी पे बनाया गया है। इस पुल को ब्योरिंग पुल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तो ब्योरंग पुल के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए 4 में से 3 राज्यों में भूजल का उपयोग अत्यधिक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है जहां भूजल का उपयोग अन्य तीनों राज्यों के सापेक्ष अधिक नहीं है? तो वह है पंजाब। भूजल वह जल होता है जो चट्टानों और मिट्टी से रिस जाता है और भूमि के नीचे जमा हो जाता है। भूजल एक मीठे पानी के स्रोत के रूप में प्राकृतिक संसाधन जिसे भूजल प्राप्ति के लिए कुआं और नलकूपों द्वारा प्रयोग करके निकाला जाता है। भूजल दोहन का पता लगाने के लिए 2017 में भारत सरकार द्वारा 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वेक्षण किया गया था जिससे यह बताया गया कि सबसे ज़्यादा भूजल का दोहन जो है पंजाब में होता है। इसके बाद क्रमशः राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो कच्छ के महान रण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो वह है मीठे पानी की झीलें। यही आपका असत्य हो जाएगा। कच्छ का रण जो है गुजरात के कच्छ जिले में थार रेगिस्तान के एक लवणीय दलदल है जो पाकिस्तान और भारत के बीच सीमा पर फैला हुआ है। यह क्षेत्र कच्छ वासियों द्वारा बसाया गया है। सर्दियों के मौसम में राजहंस बड़ी संख्या में यहाँ आवास करने के लिए आते हैं तथा नवंबर से मार्च तक यहाँ पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्र कितने हैं? वो हैं टोटल 10। कितने हैं? 10 हैं। तो भारत में 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं जिसमें ये आपका लद्दाख का ट्रांस हिमालय क्षेत्र है, हिमालय पर्वतमाला है, तराई है, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है, राजस्थान का थार रेगिस्तान है। इसके अलावा
दक्कन का पठार गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु का अर्ध शुष्क चारागाह क्षेत्र है। और उसके बाद है भारत का पूर्वोत्तर राज्य, और 8वां है पश्चिमी घाट, और 9वां है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, और 10वां पश्चिमी एवं पूर्वी तटीय बेल्ट। आगे देखते हैं रायतू बंधु योजना निम्नलिखित में से किस राज्य की योजना है? तो वह है तेलंगाना राज्य की। किस राज्य की? तेलंगाना। तो रायतू बंधु योजना जो है तेलंगाना राज्य की योजना है। इस योजना की शुरुआत 10 मई 2018 को की गई थी। किसान को बीज, उर्वरक, कीटनाशक और खेत की तैयारी पर आने वाले लागत खर्चों में सहायता करने के उद्देश्य से इस योजना के तहत तेलंगाना सरकार प्रत्येक लाभार्थी किसानों को हर फसल के मौसम से पहले प्रति एकड़ 4,000 का निवेश सहायता प्रदान करती है तथा वर्ष 2021 में इस राशि को बढ़ाकर 5,000 प्रति एकड़ कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है इसमें, राम सेतु निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो राम सेतु जो है आपका यह पाक जल डमरू मध्य में स्थित है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो राम सेतु जो है भारत के रामेश्वरम द्वीप तथा श्रीलंका के मन्नार द्वीप के मध्य स्थित है। यह सेतु जो है 48 किलोमीटर लंबा है तथा मन्नार की खाड़ी को पाक जल डमरू मध्य से अलग करता है, जबकि कीर नहर जो है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। अगला है मछलीपट्टनम या मुसल्लीपट्टनम भारत के पूर्वी भाग तट पर एक समृद्ध बंदरगाह था जो अपने काम के लिए जाना जाता था। किस काम के लिए जाना जाता था? तो कलमकारी के काम के लिए जाना जाता था। इसके बारे में देख लेते हैं। तो कलमकारी जो है भारत की प्रमुख लोक कलाओं में से एक है। यह हस्तशिल्प आंध्र प्रदेश राज्य के पूर्वी क्षेत्र में प्रसिद्ध है। भारत में कलमकारी दो प्रमुख रूप से विकसित है। मछलीपट्टनम कलमकारी जो है तथा श्रीकालहस्ती कलमकारी जो है, दो हैं इसमें देखते हैं। मछलीपट्टनम कलमकारी में मुख्य रूप से पादप रंगों का उपयोग लकड़ी के ब्लॉक के माध्यम से किया जाता है। यह हस्तकला जो होता है यह मुगल काल के समय से भारत में प्रचलित है। भारत के साथ साथ यह कला ईरान में भी प्रचलित है। अगला है विषम चुनना आपको। तो विषम में क्या हो जाएगा? ये सारे सिलिकॉन वैली में विषम हो जाएगा इन सभी में। इसके बारे में देख लेते हैं। तो सिलिकॉन घाटी जो है इन सभी 3 विकल्पों से भिन्न है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्तरी कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को खाड़ी के दक्षिण भाग में स्थित है। यहाँ आरंभ में यहाँ पे भारी संख्या में सिलिकॉन के एकीकृत या परिपथ चिप बनाने वाली कंपनियों के कारण इसे यह नाम दिया गया है। साइलेंट घाटी जो केरल है। सिंधु घाटी जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उत्तरी भारत है। और दामोदर घाटी जो है पश्चिम बंगाल है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 0 माइल स्टोन को ब्रिटिश द्वारा स्थापित किया गया था। जो इस बिंदु का प्रयोग सभी दूरियों को मापने के लिए करते हैं। और यहाँ दूरियों को मापने के लिए करते हैं। यह कहाँ है? तो यह है आपका नागपुर में। कहाँ पे हो जाएगा? नागपुर में। तो 0 माइल स्टोन जो है नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। यह भारत का एक काल्पनिक भौगोलिक केंद्र है। यहाँ अंग्रेज सरकार द्वारा 4 घोड़े और एक बलुआ पत्थर का बना स्तंभ निर्मित है। दरअसल 0 माइल स्टोन जो है किसी भी शहर, गांव और देश वह जगह होती है जहां से अन्य शहर, गांव, देश के साथ उसकी दूरी मापी जाती है। अगला, भारत में चेरापूंजी, विशाखापट्टनम, कोलकाता इत्यादि जैसे स्थानों में हवा की नमी का उच्च स्तर जलवाष्प से होता है। ऐसे स्थानों के वातावरण को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आर्द्र। क्या कहते हैं? आर्द्र है। जब वायु में नमी का उच्च स्तर विद्यमान हो तथा वहाँ का वातावरण जो है वो भी आर्द्र हो, तो भारत में चेरापूंजी, विशाखापट्टनम, कोलकाता जैसे स्थानों में आर्द्र वातावरण रहता है। अगला क्वेश्चन, हमारे ग्रह धरती का नाम किस भाषा से उत्पन्न है? धरती का नाम जो है अंग्रेजी भाषा से उत्पन्न है। इसके बारे में देख लेते हैं। हमारे ग्रह धरती का नाम जो है अंग्रेजी भाषा से उत्पन्न है। पृथ्वी जो है अंग्रेजी अर्थ है लैटिन जो है टेरा है, जिसे विश्व द वर्ल्ड भी कहा जाता है। ज्ञात ब्रह्मांड में एकमात्र ग्रह है जहां जीवन उपस्थित है। यह सौरमंडल में सबसे घना और 4 स्थलीय ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो भारत के साथ है कच्छ के रण के कुछ हिस्सा साझा करता है? तो कौन सा देश है? वो हो जाएगा पाकिस्तान हो जाएगा। तो कच्छ का रण जो है साल्ट मार्शल या रेह भूमि का एक बड़ा क्षेत्र जो भारत और पाकिस्तान की सीमा पर फैला हुआ है।
यह अधिकतर गुजरात, मुख्य रूप से कच्छ के रण जिले में और सिंह भूमि पाकिस्तान के कुछ हिस्से में अवस्थित है। इस महान रण एवं छोटे रण के विभाजित है, छोटे रण में विभाजित है। इस क्षेत्र के एक ओर रेगिस्तान और दूसरी ओर समुद्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो अगला आपका टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। अगला जो है आपका है सब्जेक्ट है वो अर्थशास्त्र है। इसमें जो इसके पहले हैं ये सारा खत्म हो चुका आपका इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है दोस्तों, अगला वीडियो में मैं आप लोगों को अर्थशास्त्र पढ़ाऊंगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके ही जाइएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।